सो हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके थे डिस्कस, और यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे नॉन स्टॉप। पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम में किस प्रकार का मलेरिया होता है? ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम के बारे में। तो ये किस प्रकार का मलेरिया होता है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये होता है परनीसियस अथवा मेलिग्नेंट मलेरिया, और ये दे रखा है ऑप्शन बी में, ये होता है आपका। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मोडियम है इसकी कितनी स्पीसीज होती है, कितनी प्रजाति होती है। चलो डायग्राम के द्वारा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे, ये है आपका प्लाज्मोडियम स्पीसीज। कितनी होती है? प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होती है, प्लाज्मोडियम ओवल होती है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई होती है, 4 होती है। ठीक है। अगर स्टेज की बात करें तो इसकी कितनी स्टेज होती है? यहाँ पर देखो, ट्रोपोजोइट स्टेज होती है, सही जॉइंट स्टेज होती है, और गेमेटोजोइट स्टेज होती है। तो ये आपकी स्टेज और ये आपका स्पीसीज। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इसीलिए इसका प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो राइट ऑप्शन इज बी। यहाँ पर आप रेड कलर में देख सकते हो राइट ऑप्शन। अगला है आपका, किस संघ के सब सदस्य समुद्री होते हैं? ऑल एनिमल ऑफ विच फाइलम आर मेरीन। किस संघ के सब सदस्य समुद्री होते हैं? पॉरीफेरा के, सिलेंट्रेटा के, इकाइनोडर्मेटा के, या फिर मोलस्का के? राइट ऑप्शन क्या होगा? पहले आप अपने मन में कर सकते हो कि हाँ ये होना चाहिए, क्योंकि फिर हम आपको बताएंगे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। अब आप बोलेंगे सर इसका इकाइनोडर्मेटा ही क्यों होगा, मोलस्का क्यों नहीं होगा, पोरिफेरा क्यों नहीं होगा? तो इसका राइट ऑप्शन इकाइनोडर्मेटा होगा, क्योंकि इसको डायग्राम की मदद से आपको समझा देते हैं। देखो विद्यार्थियों, इकाइनोडर्मेटा में वो सभी जीव आते हैं जो समुद्र में रहते हैं, जैसे कि आपका स्टार फिश हो गया, इसके अलावा जो बाकी के प्लेटी चपटे गर्मी इसमें हो गए, ठीक है, जो समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार फिश बाहर जीवित नहीं रह सकते, ये समुद्र में पाए जाते हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप मोलस्का की बात करें तो आप बोलेंगे सर मोलस्का भी तो काफी सारे समुद्र में पाए जाते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन में पूछा गया था कि सभी समुद्री जीव, तो यहाँ पर मोलस्का में क्या होता है, कुछ बाहर के जीव भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये तो समुद्र में नहीं पाया जाता, ये तो बाहर पत्तों पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो फसलें होती है ना वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपके आसपास भी ये बारिश में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मोलस्क का आंसर नहीं है, राइट ऑप्शन इकाइनोडर्मेटा ही है, क्योंकि सभी जीव इसी में आते हैं, समुद्री में। यहाँ पर यही समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सब सदस्य समुद्री, ये इंपॉर्टेंट है, सब सदस्य समुद्री। ठीक है, तो ये इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है। अगला है, द्विनामपत्ति में एक जंतु के नामकरण के लिए 2 पद का उपयोग किया जाता है। ये जो 2 पद है, ये जो 2 वर्ड है, ये किसको इंडिकेट करते हैं? आपने भी देखा होगा, जब वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो 2 नाम लिखते हैं। जैसे मान लो आम का जो वैज्ञानिक नाम है मेजिफेरा इंडिका, ठीक है, मेजिफेरा इंडिका, तो ये एक नाम तो हो गया, दूसरा इंडिका, ये दो नाम लिखते हैं। तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये किसको इंडिकेट करता है? मेजिफेरा तो क्या बता रहा है हमको, और इंडिका क्या बता रहा है, ये आपको बताना है यहां पर। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा आपका श्रेणी और जाति, यानी कि जीनेस और स्पीसीज, इसको इंडिकेट करते हैं आपके दोनों वर्ड। डायग्राम की मदद से और अच्छा समझने की कोशिश हम करेंगे। देखो विद्यार्थियों, ये है आपका टाइगर, ठीक है, और टाइगर का जो वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है पैंथेरा टाइग्रिस। तो यहाँ पर पैंथेरा टाइग्रिस, तो यहाँ पर 2 वर्ड आ गए। तो पहला वर्ड जीनस को इंडिकेट कर रहा है, और दूसरा वर्ड स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मेजिफेरा इंडिका हो गया। इसी प्रकार हमारा जो इंसान का नाम है वो भी इसी प्रकार जीनस और स्पीसीज को इंडिकेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है,
तो ये बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा कि पहला शब्द जीनियस को इंडिकेट करता है, दूसरा शब्द स्पीशीज को इंडिकेट करता है। चलो बढ़ते आगे की ओर। सो यहाँ पर इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जीनियस और स्पीशीज हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? विच फाइलम हैव हाइट नंबर ऑफ स्पीशीज? प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। जातियों की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? तो वो होती है आपके आर्थ्रोपोडा में, याद रखना। अब आप बोलेंगे सर आर्थ्रोपोडा में क्यों होती है? क्योंकि आपने देखा होगा कि आर्थ्रोपोडा में जाने कितने कीड़े मकोड़े आते हैं, और कीड़े मकोड़े कितने होते हैं आपने खुद नहीं देखा होगा। चलो डायग्राम की मदद से देख लेते, इसको समझ लेते। सो यहाँ पर आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम में इतने ज़्यादा यहाँ पर जातियाँ आती है, इतने ज़्यादा जीव जंतु आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पर देखो, आप मकड़ी हो गया, आपका बिच्छू हो गया, ठीक है, आपकी मक्खी हो गई, घरेलू मक्खी हो गई, यहाँ तक कि आपका मच्छर हो गया, है ना, मधुमक्खी हो गई, तितली हो गई, बहुत सारे आते हैं क्योंकि इनमें संधि युक्त पैर होते हैं। देख लो आप, सभी के संधि युक्त पैर है, ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं जिनमें भी संधि युक्त पैर होते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि मच्छर कितने सारे होते हैं, मक्खियाँ कितनी सारी होती है, अनगिनत होती है। बरसात के टाइम पे तो बहुत सारे मच्छर आते हैं अनगिनत, और मक्खियाँ भी अनगिनत। तो इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी में, सबसे अधिक इसी में, तो ऐसे समझना होता है हमको। तो इसी वजह से आर्थ्रोपोडा को यहाँ पर चुना गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आर्थ्रोपोडा। बढ़ते आगे की ओर। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, ऐसे ही बहुत सारे तो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मानव पूर्वज जिसका कंकाल लगभग वर्तमान मानव के जैसा था। तो यहाँ पर ऑप्शन है पेकिंग मानव, क्रो-मैग्नन मानव, या फिर आपका निएंडरथल मानव, जावा मानव। बताइए, जिसका कंकाल लगभग वर्तमान मानव के जैसा था। आ रहा है किसी को? इसका राइट ऑप्शन होगा क्रो-मैग्नन मानव, क्योंकि इसका जो कंकाल था वो अभी के जो इंसान है ना उनके जैसा था। अब आप बोलेंगे सर कैसे? तो चलो इसको भी डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। ये होता है आपका क्रो-मैग्नन मानव, जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, और पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर और जो इसका कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम है अंदर का पूरा, हमारे जो वर्तमान मानव है ना सेम वैसा ही है। देख सकते हो आप, ये आपका क्रो-मैग्नन मानव होता है जो कि कच्चे मांस का यूज कर रहा है, क्योंकि पकाना तो बाद में सीखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना होता है। बस यहाँ पर इनकी हेयर यानी कि जो पेस है ना वो थोड़ा मंकी टाइप है, बाकी सब नीचे का स्ट्रक्चर वो का वही है। क्योंकि ये जो वर्तमान के मानव है ना, देखो चेंज तो बाद में भी आएगा, क्योंकि हम मंकी का ही तो सुधार है ना, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो ये क्रो-मैग्नन मानव है, याद रखना। चलो बढ़ते आगे की ओर। सो यहाँ पर राइट क्रो-मैग्नन मानव। अगला है पेब्राइन नामक बीमारी किस उद्योग से संबंधित है? पेब्राइन डिजीज रिलेटेड विच इंडस्ट्री? सेरिकल्चर से, एपीकल्चर से, या फिर पोल्ट्री यानी कि कुक्कुट पालन, या फिर फिशरी यानी कि मछली पालन से। तो सबसे पहले समझना जरूरी है पेब्राइन नामक बीमारी क्या होती है, क्योंकि ये हमको समझ में आएगा तभी बाद के आंसर हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं पेब्राइन नामक बीमारी ये किस में होती है। चलो इसको देख लेते हैं पहले। ये होती है आपके जो फसलों में नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं उनमें, इनमें होती है पेब्राइन नामक बीमारी। ये इस प्रकार के हो जाते हैं कुछ, जैसा कि ब्राउन ब्राउन आप देख पा रहे डेड बॉडी टाइप। तो इसमें पेब्राइन नामक क्या हो गया, बीमारी हो गई। इंसानों में नहीं होती, ये बस इन्हीं में होती है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किससे संबंधित है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है पूरा कृषि का है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, कृषि का, एग्रीकल्चर का। सो यहाँ पर एग्रीकल्चर में तो सारे आ गए, लेकिन पेड़ पौधों वाला कौन सा है? वो तो आपका सेरिकल्चर ही है। तो सेरिकल्चर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, सेरिकल्चर।
क्योंकि इसका मछली तो नहीं होगा, कुक्कुट भी नहीं होगा, एपी भी नहीं होगा, वही बचा। ऐसे आंसर करना होता है आपको। अगला है ट्राइसोमी इज एक्सप्रेस, यानी कि जो ट्राइसोमी व्यक्त की जाती है वो कैसे व्यक्त की जाती है। ट्राइसोमी बहुत ही आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन भी आप समझ सकते हो, बट बहुत को पता ही नहीं होता। ट्राइसोमी को हमेशा 2n+1 के माध्यम से इंडिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ये तो हमारे इसमें दे रखा है, तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला है 2n+1। चलो बढ़ते आगे की ओर। अगला आपका जो टर्नर सिंड्रोम है, व्यक्ति में एक्स गुणसूत्र की संख्या होती है। इन ए पर्सन विथ टर्नर सिंड्रोम द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज 1 2 3 0। पता तो है ना टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइफेटर सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। जिन्होंने एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर रखा होगा और लाइव क्लास लेते होंगे, कोर्स खरीद के, उनको तो सब पता है। अगर आप भी खरीदना चाहते हो कोर्स तो खरीद लेना, एमकेएस एकेडमी का लिंक नीचे दे रखा है, पीडीएफ सब वहीं मिल जाएंगे आपको, क्लासें भी लाइव वहीं मिलेगी। तो बहुत ही आसान है। देखो टर्नर में तो क्या होता है, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है, ठीक है 1, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। बट एक बार और समझ लेते हैं इनको कि टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है और आपका जो क्लाइफेटर सिंड्रोम है उसमें क्या होता है। ये है आपका टर्नर सिंड्रोम, मिसिंग एक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम मिस हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया तो लेडीज के लक्षण भी कम हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। लेडीज में लेडीज के लक्षण कम हो जाएंगे क्योंकि एक्स क्रोमोसोम कम हो गया, ऐसे याद रखना है आपको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेडीज में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है, सब जानते हैं होता है। बट यहाँ पर देखो ब्रेस्ट है नहीं, डेवलपमेंट है नहीं, मेल की तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो सबसे बड़ी कमी यहाँ पर हो गई। दूसरी जो कमी है इधर देखोगे आप, यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर वेजाइना का डेवलपमेंट भी इतना नहीं है। तो ये किस कारण से हुआ, एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण टर्नर सिंड्रोम हो गया। दूसरा होता है आपका क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। क्या होता है, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम अधिक हो जाता है, तो इसमें क्या होंगे, लेडीज के लक्षण अधिक हो जाएंगे। किस में, पुरुष में क्या होंगे, लेडीज के लक्षण अधिक, यानी कि जो ब्रेस्ट नहीं होने चाहिए वो हो जाएंगे पुरुष में, लेडीज की तरह, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो नीचे भी वही कंडीशन हो जाएगी, यानी कि जो टेस्टिस होना चाहिए अच्छा वो कमजोर हो जाएगा, यानी कि बहुत ही छोटा टेस्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए, टर्नर सिंड्रोम में और क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में। टर्नर में एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है तो लेडीज में लेडीज के लक्षण की कमी हो जाती है, ठीक है। दूसरे में एक्स की मात्रा अधिक हो जाती है, एक्स क्रोमोसोम की, तो पुरुष में महिला के लक्षण भी अधिक हो जाते हैं, वेरी सिंपल। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला है आपका, यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग ए बी दूसरे का ओ हो तो बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दो, यहाँ पर नहीं को हटा दो, कौन सा हो सकता है बच्चों में, बताओ। यदि माता और पिता का रुधिर वर्ग ए तथा ओ है तो कौन सा हो सकता है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कौन सा होगा, ए बी ओ होगा, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं काफी बार। काफी सारे बोल रहे थे सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, अभी बता देंगे वीडियो के लास्ट में, आपको चिंता क्यों करते हो। एक वर्णांध्र पुरुष का विवाह एक वाहक स्त्री से हुआ, इस जोड़े की संतान होगी। वाहक का मतलब होता है यहाँ पर कैरियर का मतलब, यानी कि लक्षण नहीं दिखाई देते, उसमें होता तो है जीन बट वो लक्षण नहीं दिखाई देता, वो होता है वाहक। तो क्या होगा बताओ, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। तो देखो बहुत ही आसान है, इस कंडीशन में एक तो वर्णांध्र होगा, वाहक पुत्रियां होगी, वर्णांध्र और सामान्य पुत्र, यानी कि ऑप्शन डी। अब आप बोलेंगे सर थोड़ा सा इसको समझा दो, तो चलो समझ लेते हैं इसको डायग्राम की मदद से। सो इसका पूरा सॉल्यूशन हमने कर रखा है हमारी कॉपी में, आपको भी ऐसे ही करना है। तो बहुत ही आसान है, ऐसे बना लेना है पहले आपको, ठीक है। आपने भी 12th में बनाया होगा।
कि जो वाहक है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते है ना, और जिसमें दोनों हो गए तो वो पीड़ित हो जाता है। तो इसमें क्या निकल के आया, 1 नॉर्मल बॉय 1 नॉर्मल गर्ल्स, एक वाहक गर्ल्स एक वाहक बॉय। तो यहाँ पर यही कंक्लूजन आएगा। इधर भी देख सकते हो आप, वही कंडीशन है। तो ऐसा आपको करना होता है। तो ये हमने करके देख लिया और हमारा आंसर भी आ गया, और जो हमारा आंसर आया वो मैच कर रहा है डी वाले से। तो ऐसे आपको एग्जाम में करना होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से अनुवांशिक लक्षण के जीन मानव में एक्स गुणसूत्र पर होते हैं? विच ऑफ दिस जेनेटिक ट्रेंड हैव जीन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन? सिंपल, हेमोफीलिया। ठीक है, हेमोफीलिया में होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक अनिषेक जनन होता है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस अकर्स। तो सबसे पहले तो यहां पर समझना जरूरी है पार्थेनोजेनेसिस को, कि ये पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, अनिषेक जनन क्या होता है। तो उसको कहते हैं जिसमें जो ओवम होता है, जो अंडाणु होता है, बिना स्पर्म के नियाजीव बना देता है, उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन। जबकि आपको पता है कि नियाजीव बनने के लिए तो स्पर्म का होना भी जरूरी है और आपके अंडाणु का होना भी जरूरी है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। बट ये पार्थेनोजेनेसिस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक अकेला अंडाणु नियाजीव बना देता है, इसको अनिषेक जनन बोलते हैं। और ये किसमें देखा गया, प्राकृतिक रूप से। वेरी गुड, मधुमक्खियों में। ठीक है, मधुमक्खियों में उसका जो अंडाणु होता है ऑटोमेटिकली नियाजीव बना देता है विदाउट स्पर्म। चलिए अगला आता है आपका, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? रानीखेत डिजीज इज कॉमन इज मुर्गियों में, सूअरों में, मछलियों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपने अवश्य देखा होगा इसका डायग्राम वगैरह कहीं ना कहीं पर, कि जो रानीखेत होता है ये अक्सर मुर्गियों में होता है। ठीक है, फाउल्स यानी कि मुर्गियों में। और ये किस प्रकार का होता है, किस प्रकार की कंडीशन हो जाती है मुर्गियों में, चलो देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है, यानी कि इनकी जो गर्दनें बिल्कुल जैसा कि देख पा रहे होंगे डेड बॉडी टाइप, ये रानीखेत डिजीज इनको हो गया है। इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है रानीखेत डिजीज में, और अधिकतर मृत्यु का कारण भी यही है, मुर्गियों में रानीखेत रोग का होना। इसी कारण राइट ऑप्शन मुर्गियों में। अगला क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे, अगर आपने चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर ऑल कर रखा है, तो क्वेश्चन तो नॉन स्टॉप फ्री में आपको मिलते रहेंगे। अगला, इनमें से कौन सी अप्रवासी भारतीय मछली है? इनमें से कौन सी अप्रवासी भारतीय मछली है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओस्फ्रोनिमस गोरेमी। अब आप बोलेंगे सर ये कैसी दिखाई देती है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मछली इस प्रकार की आपकी मछली दिखाई देती है, ये देख लो आप, बहुत अच्छी होती है, और इसका शेप आकृति आकार कुछ ऐसा होता है, देख पा रहे होंगे आप कहीं ना कहीं पर, तो ये इमेज आपने देखी होगी, तो ये उसी मछली की है। ठीक है, तो ये वाली हो जाएगी आपकी ओस्फ्रोनिमस गोरेमी। अगला है आपका, मधुमक्खी द्वारा मोम का स्त्राव कौन सी ग्रंथि से होता है? वैक्स इन हनी, बी सिगरेट पाई, बी फ्रॉम ग्लैंड, कौन सी ग्रंथि से होता है? वो होता है आपकी जो मधुमक्खी है वर्कर अब्डोमिनल ग्लैंड, श्रमिक उदरीय ग्रंथि, ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, श्रमिक उदरीय ग्रंथि वर्कर अब्डोमिनल ग्लैंड। नेक्स्ट, कुक्कुट की सामान्य बीमारी आपको बताने है, कॉमन डिजीज इन फाउल, अभी पढ़ के आए हम, एक तो रानीखेत, एक कॉक्सीडियोसिस, एक होती है स्पायरोकीटोसिस। ये तीनों याद रखने आपको। ये किस में होती है? कुक्कुट में, यानी कि मुर्गियों में। अगला है आपका जो
आर्थोग्नेथस मुख सर्वप्रथम मानव के किस पूर्वज में पाया गया? तो अभी हम पढ़ के आए क्रोमैग्नन, तो ये क्रोमैग्नन में पाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्रोमैग्नन मानव। अगला क्वेश्चन तो आपको सभी को आना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या हो सकता है? जनसंख्या विस्फोट का परिणाम हर किसी को पता होगा कि जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी अनकंट्रोल, तो क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण भी होगा, जैव समुदाय का संकट भी होगा, भौतिक वातावरण इन्वायरमेंट की समस्या भी होगी। तो ये सभी कंडीशन हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। पाचन प्रक्रिया में डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? पेप्टिडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियसेज। बहुत ही आसान है, सिंपल, याद रखना, न्यूक्लियोजेज ये वाला हो जाएगा। हाँ, न्यूक्लियोजेज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, केंद्रक पीत की अंडा पाया जाता है। कल पढ़ाया था मैंने आपको, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा पता है उनको। केंद्रक पीत की अंडा पाया जाता है, और जिन्होंने टेलीग्राम को फॉलो कर रखा होगा उनको तो डायग्राम भी पता होगा, कल मैंने आपको डाल दिया था। टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो ये केंद्रक पीत की आपके कीटों में यानी कि इंसेक्ट में पाया जाता है। किसमें? इंसेक्ट, कीटों में। राइट ऑप्शन आपका इंसेक्ट यानी कि ऑप्शन डी। अगला है, प्रयोगशाला में मोनोक्लोन एंटीबॉडी किसके द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन है बी लिम्फोसाइड, हाइब्रिडोमा, टी लिम्फोसाइड, इन सभी द्वारा। तो बेसिकली आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइब्रिडोमा कोशिका। अब आप बोलेंगे सर यही क्यों होगा? तो चलो डायग्राम से समझा देता हूँ आपको। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आपकी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो इसमें वो कोशिका यूज हो रही है, यानी कि कोई भी आपने देखा होगा कि बायोलॉजी में, हमारे मेडिकल साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है जीव के ऊपर, तो वो सबसे पहले चूहों पर, खरगोश पर, मंकीज पर, इन पे ही होता है। तो ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इंजेक्शन लगाया जा रहा है माउस में प्रयोग करने के लिए। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, और डायग्राम तो पूरा अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है। और जो लाइव क्लास है, पीडीएफ है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इसी तरह से पढ़ लो तो सिलेक्शन तो पक्का है आपका। अब आप बोलेंगे सर ये पीडीएफ चाहिए हमको, ये पूरा का पूरा पीडीएफ हमको चाहिए। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, साथ में लाइव क्लासेस चाहिए, साथ में किताबें भी आपको चाहिए, तो चलो मैं प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको क्या करना है। सो बेसिकली पीडीएफ लाइव क्लास लेने के लिए आपको आ जाना है गूगल प्ले स्टोर पे। यहाँ पर सर्च करना है आपको MKS अकेडमी। ये ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। जैसे आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे तो ये इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर बेल आइकन पर आपको सारी अपडेट मिलती रहती है, रिजल्ट की, फॉरम की, काउंसलिंग की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे स्टोर वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सारे कोर्स आपको दिखाई देंगे। तो आपको कुछ इस प्रकार का भी कोर्स आपको दिखाई देगा। ये लाइव कोर्स है, सब कुछ इसमें लाइव मिलता है, पीडीएफ में मिलता है, किताबें भी मिलती है, बहुत अच्छा कोर्स है। ये आपको बाय करना होगा, तभी जाके आपको पीडीएफ मिल पाएंगे आपके मोबाइल में, और आपको लाइव क्लास है और रिकॉर्डेड क्लास है, सब कुछ आपको मिल पाएगा। सो फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो ये कोचिंग सेंटर के जो व्हाट्सअप नंबर है, इन पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, तो हम आपकी हेल्प करेंगे कोर्स को बाय करवाने में। लिंक नीचे दे रखा है MKS अकेडमी ऐप का, डाउनलोड नाउ।